हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिन पर। हम जो कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और उसके अंदर जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की थी। हाँ, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमने जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रारंभ की थी और उसमें जो हमने लास्ट लेक्चर जो हमने बात की थी, हमने एल्किल हैलाइड जो है उसके रासायनिक गुणों के बारे में बात की थी। धातु के साथ अभिक्रिया हमने करके देखी थी और उसमें विशेष तौर से अपन ने सेटजेव का नियम जो है उसके बारे में बात की थी। ग्रिग्नार अभिकर्मक है उसको लेकर भी हमने बात की थी। आज जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है डाई हेलोजन व्युत्पन्न। आज का जो टॉपिक है वो है डाई डाई हेलोजन व्युत्पन्न। देखिए नाम से मतलब डाई का मतलब क्या होता है? दो। यानी इसके अंदर हेलोजन कितने होंगे? दो होंगे। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें से दो हाइड्रोजन का विस्थापन किसके द्वारा हो जाता है? हेलोजन के द्वारा हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। आज का जो वीडियो है थोड़ा छोटा रहने वाला है। मुझे कोई आवश्यक काम है जिसकी वजह से मैं थोड़ी क्लास मैंने सोचा कि जाने से पहले क्लास ले लो ताकि आपकी क्लासें भी जो है कंटिन्यू रह सके। इसलिए आज का जो वीडियो है थोड़ा छोटा रहने वाला है। बात करते हैं डाई हेलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं। देखिएगा, जैसे मान लो कि मेरे पास एक एथिल है CH3CL, ठीक है। इसकी क्रिया मान लो मैं करा रहा हूं, जैसे मान लो 2Cl2 से करवाता हूं, तो ये बन जाएगा CH3CHCl2 और बाहर क्या निकल जाएगा? 2HCl। दो हाइड्रोजन निकल गए यहां से, ठीक है। तो देखिएगा कि इस एथेन में से, ये जो एथेन है इसमें से दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन द्वारा क्या कर दिए गए? विस्थापन कर दिए गए। तो उसे अपन क्या बोलेंगे? डाई हेलोजन व्युत्पन्न, ठीक है। ये आपके पास एल्केन दिख रहा है या हाइड्रोकार्बन है, इसमें से दो हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा, और क्लोरीन क्या है? हेलोजन है। क्लोरीन क्या है? हेलोजन। तो डाई हेलोजन व्युत्पन्न हम किसे कह सकते हैं? जब किसी हाइड्रोकार्बन में से दो हाइड्रोजन का विस्थापन किसके द्वारा हो जाता है? हेलोजन के द्वारा हो जाता है। जब किसी हाइड्रोकार्बन में से दो हाइड्रोजन का विस्थापन किसके द्वारा हो जाता है? हेलोजन के द्वारा हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डाई हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। देखिएगा, अब हम बात करते हैं इसके प्रकार को लेकर बात करते हैं। इसके प्रकार क्या होते हैं? डाई हेलोजन व्युत्पन्न के प्रकार क्या होते हैं? देखिएगा, डाई हेलोजन व्युत्पन्न सरकार ने, राजस्थान सरकार ने जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जो है आपके जो विद्यालय जो है उनको खोलने की जो डेट है वो 30 नवंबर दे दी है। लेकिन ऐसा सुनने भी आ रहा है कि कक्षा 9 से 12 तक के जो विद्यालय हैं वो शायद 15 नवंबर के आसपास खुल सकते हैं। जैसा कि कल की क्लास में मैंने कहा था आपको खुलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने अखबार देखा तो फिर पता चला कि 30 नवंबर तक विद्यालय बंद है। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैंने तो सुबह सुबह अखबार पढ़ा ही नहीं, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। क्योंकि अखबार मैंने देखा नहीं था, मैंने क्लास लेने के बाद अखबार देखा था, तो अखबार के अंदर दे रखा था 30 नवंबर तक विद्यालय नहीं खुलेंगे। मैं तो क्लास में बोल के आ गया भाई कि मतलब अक्टूबर के अंदर खत्म हो रहा है, नवंबर में विद्यालय खुलने वाले, लेकिन सरकार ने फैसला ले लिया। ठीक है, चलो जो भी था, 30 नवंबर को अखबार में खबर थी और ऐसा भी सुनने में आया, कल शाम तक भी वापिस सुनने में आया था मेरे की मतलब 15 नवंबर तक शायद कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय खोले जा सकते हैं। तो जो भी हो, विद्यालय कब खुलेंगे ये मैटर नहीं करता, ठीक है। सिलेबस धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट का आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या कि व्हाट्सएप पे भी बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, मतलब मैसेज आ रहे हैं कि सर सिलेबस का वीडियो बनाओ, सिलेबस का वीडियो बनाओ। देखो क्या कि एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस का वीडियो बनाने फिर आपको भी मैंने पहले बताया था बर्डन रहेगी। सबसे अच्छा कि एक एक सब्जेक्ट का, जैसे फिजिक्स का आ गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे सिलेबस का जो मतलब आ रहा है सब्जेक्ट वाइज, जब एक बार सभी सब्जेक्ट का, जैसे 12th के पांच सब्जेक्ट का अगर मान लो सिलेबस आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे? पांचों सब्जेक्ट का, आपके हिंदी और इंग्लिश को भी हम साथ में लेंगे, पांचों, और मैथ का भी, यानी 6 सब्जेक्ट का एक ही वीडियो बना देंगे, ताकि आपको कहीं से भी बार बार किसी अलग से वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा ना। तो धैर्य रखो यार आप, और जो पढ़ा रहे हो उनको पढ़ते रहो, ठीक है। अपने टॉपिक पर आते हैं, फालतू बकवास नहीं करते हुए। डाई हेलोजन व्युत्पन्न जो है, देखिए ये 3 प्रकार का होता है। डाई हेलोजन व्युत्पन्न जो है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, और भी होता है, पॉली भी होता है, लेकिन आपके इतना कोर्स में नहीं है। एक होता है जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड,
एक होता है विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, और एक होता है एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड और एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। देखिएगा जेम डाई हैलाइड किसे कहते हैं? जैसे मैं लिखता हूं CH3CH, यहां पे भी मैंने क्लोरीन जोड़ दिया Cl, इधर भी मैंने क्लोरीन जोड़ दिया Cl, ठीक है। जब दोनों हेलोजन परमाणु, ध्यान दीजिएगा जेम डाई हैलाइड किसे कहेंगे, यहां पर देखो दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर जुड़े हुए, जब दोनों हेलोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन पर जुड़े हो, जब दोनों हेलोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन से जुड़े हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? जेम डाई हैलाइड कहते हैं। आगे समझ में, जब दोनों हेलोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन पर, देखिए ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन, ये इसी कार्बन के ऊपर जुड़े हुए हैं, जब दोनों हेलोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन से जुड़े हो तो उसे हम क्या कहते हैं? जेम डाई हैलाइड कहते हैं। अगला आता है विस डाई हैलाइड। देखिएगा CH2, ये मैंने जोड़ दिया Cl, फिर मैंने जोड़ दिया CH2Cl, या आप ऐसे लिख सकते हो CH3CHCl, CH ये Cl और ये CH3। तो यहां आप क्या देख रहे हो? देखो यहां अगर हम देखें कि ये कार्बन और ये हेलोजन, ठीक है। जब हेलोजन दो निकटवर्ती कार्बन से जुड़ा हो, जब हेलोजन दो निकटवर्ती कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? विस डाई हैलाइड कहते हैं। जब जो हेलोजन जो है जो दो निकटवर्ती कार्बन से जुड़ा हो उसे हम क्या बोलते हैं? इसको थोड़ा सीधा लिखता हूं मैं, विस डाई हैलाइड, ऐसे लिख देते चलो, विस डाई हैलाइड, ठीक है। जब दो हेलोजन परमाणु या हेलोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन से जुड़े हो, देखो यहां पे भी देखिए, देख सकते हैं आप निकटवर्ती कार्बन से हैं, और यहां पे भी आप देख सकते हैं निकटवर्ती कार्बन से, ठीक है। तो जब हेलोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन से जुड़े हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? विस डाई हैलाइड कहते हैं। यहाँ पे भी दो निकटवर्ती कार्बन से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी दो निकटवर्ती कार्बन से जुड़े हुए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विस डाई हैलाइड। और यदि हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हो, देखिए दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? जेम डाई हैलाइड। और यदि हेलोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे? विस डाई हैलाइड कहेंगे, ठीक है। क्लियर? अगला देखो, ये लिखते हैं अपन CH2Cl, CH2, CH2, CH2Cl, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको मैं और लिखता हूं, इधर देखिए CH3, ये Cl हो गया, CH2, CH2, CHCl, CH3। इसमें क्या देख रहे हो आप? ठीक है, हेलोजन परमाणु जो है आपको कहां दिखाई दे रहे हैं? हेलोजन परमाणु आपको कहां दिखाई दे रहे हैं? सिरों पर दिखाई दे रहे हैं। कहां पे दिखाई दे रहे हैं? सिरों पर, और अंतिम कार्बन पर, श्रृंखला के अंतिम कार्बन पर, ठीक है। यहां पर देखिए आप, ठीक है, यदि हेलोजन परमाणु श्रृंखला के प्रथम व अंतिम कार्बन पर, देखिए इधर से मैं काउंट करता हूं 1 2 3 4, तो ये पहला हो गया, प्रथम हो गया, और ये अंतिम हो गया। इधर से काउंट करता हूं मैं 1 2 3 4, तो ये इधर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा और ये अंतिम हो जाएगा। यदि हेलोजन परमाणु, यदि हेलोजन परमाणु श्रृंखला के अंतिम कार्बन पर जुड़े हो तो उसे हम बोलेंगे पॉली डाई, सॉरी, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ठीक है। तो ये तीन डाई हैलाइड आपके कोर्स में दे रखे हैं। कौन कौन सा? एक तो जेम डाई हैलाइड किसे कहेंगे? जब हेलोजन परमाणु जो है एक ही कार्बन पर हो, दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर हो, जेम डाई हैलाइड। यदि हेलोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन पर हो तो विस डाई हैलाइड। और यदि हेलोजन परमाणु श्रृंखला के प्रथम और अंतिम कार्बन पर हो तो उसे बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। मैंने इसलिए लिखा कि कई बार बच्चे इसको भी क्या बोल देते हैं? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बोल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अल्फा ओमेगा का मतलब क्या होगा? श्रृंखला के अंतिम सिरे पर, प्रथम कार्बन पर और अंतिम कार्बन पर अगर जुड़ा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? अल्फा ओमेगा डाई। तो गुरुजी इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं पॉली डाई हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे पॉली का मतलब होता है बहुत सारा होता है, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे पॉली डाई हैलाइड, यानी हेलोजन परमाणु क्या हो? श्रृंखला में तो हो लेकिन निकटवर्ती नहीं हो। दूर कार्बन के बीच में देखो दूरी ज्यादा है, निकटवर्ती कार्बन नहीं है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? पॉली डाई हैलाइड कह सकते हैं, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक छोटा सा वीडियो रहने वाला है आज, कोई ज्यादा अपन नहीं करेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा किसी काम के लिए जाना है, तो इसलिए
थोड़ी क्लास छोटी रहेगी आज की क्लास, ज्यादा लंबी जो क्लास है वो नहीं रहेगी। ले लिया, चलो वेरी गुड, मिटा दे, चलो। अब बात करते हैं हम इनके जो निर्माण की जो विधियां हैं, निर्माण की विधियों को लेकर हम बात करते हैं। तो बात करते हैं निर्माण की विधियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड है, इसका निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसको अपन कैसे बना सकते हैं। तो पहली जो विधि आती है वो आती है कार्बोनिल यौगिकों द्वारा। देखो कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं, देखो कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जिनके में क्या हो, सी डबल बॉन्ड ओ हो, यानी जिन यौगिकों में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्या हो, डबल बॉन्ड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, और ऐसे यौगिकों को अपन मुख्य रूप से ले सकते हैं, तो एल्डिहाइड ले सकते हैं। मुख्य उदाहरण जो होते हैं, वैसे और भी होते हैं लेकिन मुख्य उदाहरण की बात करें, एक तो होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। कीटोन क्या होता है, इस तरह से हो सकता है, और एल्डिहाइड में क्या होगा, एक तरफ क्या होगा, H होगा, एक तरफ क्या होगा, H होगा, और एक तरफ कोई सा भी एल्किल समूह जुड़ा हो सकता है। इसमें दोनों तरफ क्या होंगे, एल्किल समूह, यानी अपन लिख सकते हैं R सी डबल बॉन्ड O R, ये तो क्या हो गया कीटोन, और एल्डिहाइड में क्या होगा, R सी डबल बॉन्ड O और H, यानी एक तरफ क्या होगा, एल्डिहाइड में एल्किल समूह होगा और एक तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, जबकि कीटोन में दोनों तरफ क्या होते हैं, एल्किल समूह। ये क्या होते हैं, हम आगे जो अपना चैप्टर है 12th चैप्टर, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आता है कार्बोनिल यौगिक किसे कहेंगे, जिनके अंदर क्या हो, सी डबल बॉन्ड O हो, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल यौगिक। देखिए ये है CH3CHO, यानी एल्डिहाइड है, और इसकी क्रिया अपन कराते हैं PCl5। किसे कराते हैं, PCl5। इसको अपन बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या कहते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहां से बाहर निकल जाएगा POCl3, देखो यहां से बाहर निकल जाएगा, ये जो पूरा है यहां से ये बाहर निकल जाएगा POCl3। ठीक है, तो क्या बचा, CH3CH, और ये क्या बच गए, ClCl। ठीक है, तो CH3 ये वाला है, ये CH, और क्या लग गए, क्लोरीन। यानी इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकते हो, देख लो इधर ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं, CH3CH, और क्लोरीन कितने हैं, 2, तो Cl2। ये आप चाहो तो ऐसे लिख दो, CH3CH 2 क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया एल्डिहाइड से। अगला आता है कीटोन। देखो दोनों से हो सकता है, देखो दोनों एल्किल समूह जुड़ा हुआ, सेम प्रोसेस यही होगा इसके अंदर भी। इसकी भी क्रिया अपन किससे कराते हैं, कीटोन की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं। कुछ नहीं है, बेबी रिएक्शन है, नर्सरी क्लास की कह सकते हैं, बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, और यहां से देखो आप, यहां से ये निकल जाएगा POCl3, यहां पर क्या निकलेगा, POCl3 निकल जाएगा बाहर। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका जेम डाई हैलाइड। अगला आता है एल्काइन से, ये एल्काइन है यानी एथाइन है, और ये है मेरे पास प्रोपाइन। इसकी क्रिया करा रहा हूं किसके साथ, HCl के साथ करा रहा हूं, किसके साथ, HCl के साथ, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका जेम डाई हैलाइड। उसी प्रकार से ये भी आपका क्या है, प्रोपाइन है। क्या है, प्रोपाइन। ज्यादा कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बस नॉर्मली है। ठीक है, इसकी क्रिया भी कराएंगे अपन किसके साथ, HCl के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे, ये क्या जाएगा CH3, और दोनों क्लोरीन यहाँ लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं कि एक सिग्मा बंध अगर टूटता है तो 2 पाई बंध बनते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जब 2 पाई बंध टूटते तो क्या होगा, एक सिग्मा बंध टूटता है तो क्या बनेगा, 2 पाई बंध बनेंगे, और जब 2 पाई बंध टूटेंगे तो 4 सिग्मा बंध बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 सिग्मा बंध। जब 2 पाई बंध, देखो 2 पाई बंध टूटेंगे तो 1 2 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, जब 2 पाई बंध टूटेंगे तो 4 सिग्मा बंध बनते हैं। क्लियर। तो ये हो गई कौन सी, जेम डाई हैलाइड के निर्माण की विधियां। किसके निर्माण की विधियां हो गई, जेम डाई हैलाइड के निर्माण की विधियां। अगली हम बात करते हैं जो अपना जो मिश्र डाई हैलाइड है उसके निर्माण की विधि के बारे में बात करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलो। अगला है विस्डाई हैलाइड। विस्डाई हैलाइड किसे कहेंगे, जिसमें
हेलोजन जो है दो निकटवर्ती कार्बन से जुड़े हो। ठीक है, इसका निर्माण कैसा होता है? देखो, सबसे पहली विधि है एल्कीन। ये आपके पास एथीन है, इसकी क्रिया मैं करा रहा हूं किससे? क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवा रहा हूं। किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब क्लोरीन की क्रिया किससे कराई जाती है? एल्कीन से करवाई जाती है। किससे कराई जाती है? एल्कीन से। तो क्या बनेगा? विषडाई हैलाइड। देखो यहां पर क्या होगा, एक पाइबंध टूटेगा और दो सीमा बंध बनेंगे। जैसे मैंने अभी पिछले टॉपिक में कहा ही है आपको कि जब दो पाइबंध टूटते हैं तो चार सीमा बंध बनते हैं। तो एक पाइबंध टूटेगा तो कितने सीमा बंध बनेंगे? दो सीमा बंध बनेंगे। कितने बंध बनेंगे? दो सीमा बंध। तो यहां से ये एक पाइबंध टूटेगा और दो सीमा बंध बनेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये देखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर देख सकते हैं, ये आपके पास ब्यूटीन है। क्या है? ब्यूटीन। यहां पे आप देख सकते हैं ये द्विबंधित कार्बन है। यहां से भी फिर से क्या होगा, एक पाइबंध टूटेगा और दो सीमा बंध बनेंगे। तो यहां पे भी आप देख रहे हो ये हेलोजन जो है दो निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो इसे अपन क्या कह सकते हैं? विषडाई हैलाइड। अगला आता है ग्लाइकोल से। देखिएगा, ग्लाइकोल ये होता है ग्लाइकोल, इसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोल कहते हैं। जब ग्लाइकोल की क्रिया अपन किसके साथ कराते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं। किससे कराते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो भी क्या अपन प्राप्त होता है अपने को? विषडाई हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विषडाई हैलाइड। ठीक है, तो विषडाई हैलाइड की दो विधि आपके कोर्स के अंदर दे रखी है। मैंने पहले शुरुआत में कहा और बार बार कह रहा हूं कि मैं यहाँ केवल 12th का करा रहा हूँ, नीट या जेई का कोई क्लास यहाँ पे भी नहीं चल रही है। एक बार जब 12th का कोर्स हो जाएगा तो उसके बाद जब समय मिलेगा तो वो क्लास भी हम डालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका विषडाई हैलाइड। अगला आता है एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो इसको अपन बोलते हैं एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण। क्या बोलते हैं? एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक है, जब इसकी क्रिया किससे कराते हैं? अपन ब्रोमीन से करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला जो लेक्चर आया था, पहला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी जो नेम्ड रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आप एक अलग से कॉपी बनाइए और इन जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है इनको आप एक अलग से कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, 100% ये रिएक्शन पूछी जाती है और बहुत काम आएगी आपके दो चैप्टर को चेक करने में भी। ये जो रिएक्शन है इस चैप्टर में भी है, इस चैप्टर में भी है, और एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन का संबंध कैसे होता है वो भी आप ज्ञात करने में बहुत सुविधा रहेगी आपको, अगर आप ऐसा करते हो तो देखिएगा, इसको अपन बोलते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में एडिपिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया किससे कराई जाती है? ब्रोमीन से करवाई जाती है। तो क्या प्राप्त होता है? एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। देखिएगा, ये अंतिम सिरे पर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंतिम सिरे पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो इसको मैं खोल के लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, यहां पर इसको, जैसे ये Br2 दो बार थे अपने पास, Br, और ये भी क्या है? Br। तो यहां से तो बाहर निकल जाएगा, देखो 2AgBr। क्या निकल जाएगा? ये 2AgBr लिख देता हूं मैं। बाहर क्या निकल गया? ये 2AgBr। और यहां से निकलेगी, एक निकलेगी, ये निकलेगी CO2, और ये भी क्या निकलेगी? CO2, यानी 2CO2 बाहर आ गई। तो बचा क्या? CH2CH2, और इधर क्या बचा? Br। CH2CH2, इधर क्या बचा? Br। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाने की विधियां। तो डाई हैलाइड जो तीन प्रकार के हमने देखे थे, जेम डाई हैलाइड, जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हो उसे क्या कहेंगे? जेम डाई हैलाइड। जब हेलोजन दो निकटवर्ती कार्बन से जुड़े हो तो विष डाई हैलाइड। और जब हेलोजन क्या हो? श्रृंखला के सिरे पर हो, पहले और अंतिम कार्बन, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो ये इनके निर्माण की विधियां हो गई। भौतिक गुण आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो फिर भी आप किताब से पढ़ सकते हो, या फिर हमने जो नोट्स डाल रखे हैं टेलीग्राम पर जो अपलोड कर रखे हैं आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। अगला जो लेक्चर होगा इनके रासायनिक गुणों को लेकर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत सारी अभिक्रिया हम देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया था कि क्लास जो है छोटी रहने वाली है, मुझे कोई आवश्यक कार्य है, जरूरी काम है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। कल फिर से हम मिलेंगे, कल भी क्लास होगी। अब क्लासेज जो है मैंने जैसे कि आपको कहा था कि 20 तारीख के बाद आपकी क्लासेज जो है रेगुलर रहने वाली है। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए। जितना भी जहां से भी जो भी आपको मैटर मिल रहा है, कहीं से भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे ही चैनल से या अडाना के चैनल से, जहां पे भी आपको मैटर मिल रहा है आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई को डिस्टर्ब मत कीजिए। परिस्थितियां जो भी है सभी के साथ हैं, आप ही के साथ नहीं है, हमारे साथ भी है, हर क्षेत्र में है, पूरे विश्व में ये महामारी आई है। ठीक है, अब लगभग ये समाप्ति की ओर जा रहे हैं, लोग जागरूक भी हुए हैं। ठीक है, लेकिन
ध्यान रखिए, पढ़ाई करती रहनी है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जब तक कोई दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ठीक है, तो अपने को सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है और पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, और अंतिम में वही कहूंगा जो बार बार कहता हूं, यदि कक्षाएं आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं आ रही तो अनलाइक भी कर सकते हो, जैसा कि एक दो बच्चे करते हैं, देखे। ये चलता रहता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन आपको अगर कोई समस्या आ रही तो कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई देंगे जब भी हम फ्री होंगे। ठीक है, और हाँ, एक चीज मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे याद आ गई। ठीक है, सबसे ज्यादा मेरी जो समस्या आती है, मेरे ये आती है कि जैसे ही रात होती है, 8-9 बजते हैं, मैसेज आने लग जाते हैं, सर गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। कम से कम 100-150 मैसेज रोज गुड नाइट के आ जाते हैं। और सुबह उठता हूं तो 100-150 एसएमएस गुड मॉर्निंग के आ जाते हैं। अरे भाई, तुम पढ़ाई करो ना, गुड नाइट गुड मॉर्निंग में क्यों इतना टाइम अपना टाइम वेस्ट करते हो? और जब मैं उनके गुड नाइट का या गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं देता हूं तो हेलो सर क्या हुआ, रिप्लाई नहीं दिया। अरे भाई, कितने का दूं आपको? मतलब इसी वजह से क्या है कि फिर हमें ये व्हाट्सएप वगैरह बंद करना पड़ता है, ये फोन वगैरह बंद करना पड़ता है। ठीक है, आपको कोई समस्या है तो आप वो मैसेज करो ना, हम उसका रिप्लाई देंगे। आप गुड मॉर्निंग इस तरह के हाय हेलो मैसेज भेजेंगे तो इसका मैं कितने का रिप्लाई दूं, कितने का गुड मॉर्निंग का रिप्लाई दूं मैं? ठीक है, तो मैं कृपया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इस तरह के मैसेज ना करें, आप वही मैसेज करें जिनकी आपको मतलब जरूरत हो। ठीक है, तो हम भी रिप्लाई देंगे आपका, लेकिन ये गुड मॉर्निंग गुड नाइट का इसका मैसेज का आप क्या रिप्लाई दे, कितने को रिप्लाई दे? ट्यूशन की अगर बात करें तो लगभग 100-150 में से 20 या 25 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ट्यूशन आते हैं, बाकी के गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुड नाइट गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज चलते रहते हैं। तो कोई मतलब नहीं है बेटा इनमें, आप पढ़ाई करो। कोई हाँ, अगर आपकी किसी समस्या है तो आप मैसेज भेजो ना, उसमें कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, उसका कोई प्रतिबंध नहीं है, आपको कोई समस्या तो आप भेजो, उसका हम रिप्लाई देंगे। लेकिन इस तरह के जो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज से क्या कि हमें भी डिस्टर्ब होते हैं बार बार। जैसे मान लो मैं फोन करता हूँ 5-10 मिनट तक तो फोन वाइब्रेट करते ही रहता है। ठीक है, वो मैसेज आते रहते हैं धड़ाधड़, मेरा फोन ही हैंग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की कृपया ना करें और पढ़ाई करते रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।